देखिए चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट कर रहे हैं ऑडिट। और ऑडिट सब्जेक्ट थ्योरी का है, लेकिन बीच बीच में कुछ प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस भी आ जाएंगी। बेसिकली ऑडिट का मतलब क्या होता है, उसका नेचर क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, स्कोप क्या है, ये सब कुछ हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ये फर्स्ट चैप्टर है, बेसिक चीजें हम पढ़ेंगे और आपको साथ के साथ हर चैप्टर के शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। हम चैप्टर के एंड में इसके अंदर शॉर्ट रिवीजन भी कर लेंगे हर चैप्टर का। देखिए इसके अंदर क्या क्या ओवरव्यू है ये अभी आपको पता चल जाएगा जब हम पढ़ने लगेंगे। तो एक्चुअल में ऑडिट है क्या, होता क्या है आज की डेट में, जब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंस की, ऑडिट के इंपॉर्टेंस की, तो बिजनेस एनवायरनमेंट में ऑडिट का क्या इंपॉर्टेंस है और इसका क्या काम है ये हम सब देखने वाले हैं। जो इन्वेस्टर है वो ये चाहता है कि उसका पैसा लगाए, और पैसा लगाए तो कंपनी के बारे में जान पाए, वो कंपनी कैसे काम कर रही है, सही से काम कर रही है या नहीं। तो ये हर कोई जानना चाहता है। जब पैसा लगता है तो अच्छे से चेक हो जाए, सही अकाउंटिंग सही से हो रही है या नहीं, और कंपनी का जो रिजल्ट है वो रिलायबल है या नहीं। तो इसके लिए हर इन्वेस्टर ये चाहता है कि जो पैसा लगा हुआ है वो सही से रिजल्ट बता रहा है या नहीं, और ढंग से काम कर रहा है या नहीं। तो ये सब आप जानना चाहते हैं, है ना। तो अगर ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है तो एक कॉन्फिडेंस आता है इन्वेस्टर का, उसको लगता है कि हाँ भाई जहां पर पैसा लगाया है उसकी परफॉर्मेंस सही है। तो उसके लिए ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक एश्योरेंस देती है, हमें एश्योरेंस देती है, गारंटी नहीं देती है, एश्योरेंस देती है। गारंटी और एश्योरेंस में फर्क होता है। गारंटी तो ये है कि भैया वो बिल्कुल ही परफेक्ट है, एश्योरेंस है कि आप थोड़ा विश्वास कर सकते हो कि हाँ ये ठीक है। तो जब आपके पास ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट आती है तो उस पर आप थोड़ा विश्वास कर सकते हैं, है ना। तो यहीं से ही हमें पता चलता है कि ऑडिटिंग का क्या रिलेवेंस है, क्या इंपॉर्टेंस है। क्योंकि ऑडिटिंग में होगा क्या कि आप बीइंग ए ऑडिटर, अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और ऑडिट कर रहे हैं तो आप एक ऑडिट रिपोर्ट बनाएंगे और अपना ओपिनियन देंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर कि वो कैसी है। तो उससे एक एश्योरेंस आता है यूजर को, है ना, कि ये सब कुछ ठीक है या नहीं, ये आपकी रेगुलेटरी एनवायरनमेंट के हिसाब से है या नहीं। तो एक क्वेश्चन है कि ऑडिटिंग का क्या मतलब है। हमारे मन में ये सवाल आ सकता है कि ऑडिटिंग क्या होता है, इसका नेचर स्कोप क्या है, इसे कौन करता है, इसकी क्या लिमिटेशंस हैं। ये सारी बातें हमारे पास आएंगी। तो ऑडिटिंग का ओरिजिन कहाँ से हुआ, तो अगर हम बात करें कि ऑडिट जो है इसका ओरिजिन लैटिन वर्ड से आया, ऑर्डर से आया, जिसका मतलब है सुनना, टू हियर। धीरे धीरे और सब इसमें चेंजेस आए। देखिए होता क्या है, कोई भी बिजनेस होता है उसमें जो अकाउंटिंग होती है वो सब मैनेजमेंट का जिम्मा होता है। अकाउंटिंग करना ऑडिटर का काम नहीं है। अकाउंटिंग करना, बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना, ये मैनेजमेंट का काम होता है। और मैनेजमेंट में एम्प्लॉइज होते हैं, उनसे गलतियां भी हो सकती हैं। तो उन गलतियों को समय पर पकड़कर ठीक करा जाए तो ये एक अच्छा काम होगा, सही अकाउंटिंग हो जाएगी। तो जो ऑडिटर हैं वो देखते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि एम्प्लॉय ने ढंग से काम नहीं करा है, एम्प्लॉय ने अच्छे से काम करा है या नहीं, ये सब देखते हैं। तो ये सब हमें देखा गया था, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ था यूरोप में, तो वहां पर बहुत ज्यादा वॉल्यूम एक्सपेंड हुए थे। तो वहां डिमांड आई ऑडिटर की कि भैया सब कुछ चेक कराओ कि सब सही से हो रहा है या नहीं, हवा में बातें तो नहीं हो रही है कहीं। तो फिर क्या हुआ, हम बात करें इंडिया के अंदर, तो इंडिया के अंदर ऑडिटर जनरल अपॉइंट किया था ब्रिटिश इंडिया ने 1860 में। और वो अकाउंटिंग और ऑडिटिंग फंक्शन दोनों थे। बाद में हमने क्या करा, ऑफिस ऑफ ऑडिटर जनरल वाज गिवन स्टैट्यूटरी रिकॉग्निशन। अब फिलहाल जो है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, जिसे सीएजी के नाम से हम जानते हैं, ये मेन अथॉरिटी है
जो रेस्पॉन्सिबल है ऑडिटिंग गवर्नमेंट रिसीट एंड एक्सपेंडिचर। अब जो गवर्नमेंट के पास पैसा आ रहा है और गवर्नमेंट के पास से पैसा खर्च हो रहा है, वो सारा पैसा आम जनता से टैक्स के थ्रू लिया गया पैसा होता है। तो वो सही से खर्च हो रहा है या नहीं, उसमें कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही है, तो इन सब की भी ऑडिटिंग होती है, चेकिंग होती है। सभी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की चेकिंग सीएजी के थ्रू होती है। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया एक स्टैच्यूटरी बॉडी बनाई गई थी एक्ट ऑफ पार्लियामेंट में 1949 में, कि चार्टर्ड अकाउंटेंसी का प्रोफेशन इंडिया में कैसे काम करेगा उन सब के लिए। तो वो मेनली ज्यादातर ऑडिट चार्टर्ड अकाउंटेंट के थ्रू किए जाते हैं। यह मीनिंग एंड नेचर ऑफ ऑडिटिंग। एन ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट का मतलब आपको किसी के बायस्ड होकर, किसी के धमकाए में आकर, किसी के इन्फ्लुएंस में, लव एंड अफेक्शन में आकर कोई एग्जामिन नहीं करना है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का। आप प्योर इंडिपेंडेंट होने चाहिए। आप एक तरफ झुककर किसी के फेवर में आकर के कोई ऑडिट नहीं करेंगे, चेकिंग नहीं करेंगे। और ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का एग्जामिनेशन होगा ऑफ एन एंटिटी वेदर प्रॉफिट ओरिएंटेड और नॉट। मतलब कि जब आप ऑडिट कर रहे हैं किसी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि वो प्रॉफिट ओरिएंटेड ही हो। तो जैसे यहां पर हमें इसकी डेफिनेशन से पता चल रहा है कि इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन है, और जिस एंटिटी का आप एग्जामिनेशन कर रहे हैं ऐसा नहीं है कंपल्सरली कि वो प्रॉफिट ओरिएंटेड हो। जैसे एनपीओ होती है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होती है, उनका जो पर्पस होता है वो प्रॉफिट कमाना नहीं होता है। लेकिन आप एक बात बताइए ना, मान लिया आप किसी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, एनजीओ या इन सबको आप डोनेशन दे रहे हैं, तो आपका मन करेगा ना कि पता तो चले कि वो कहीं काम ढंग से कर रहे हैं या नहीं, गड़बड़ तो नहीं कर रहे हैं। क्योंकि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होंगी, वहां पर भी मनी तो इन्वॉल्व होगी, पैसा तो आ रहा होगा, पैसा तो जा रहा होगा, तो वहां कहीं गड़बड़ तो नहीं हो रही है, तो उसके लिए भी ऑडिट हो सकता है, चेकिंग होगी। साइज छोटा है, बड़ा है, लीगल फॉर्म क्या है, वो कंपनी है, पार्टनरशिप फर्म है, इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऑडिट होना है तो ऑडिट हो जाएगा किसी का भी। लेकिन ये जो ऑडिट हो रहा है, ये एग्जामिनेशन हो रहा है, तो एग्जामिनेशन हो रहा है तो इसका पर्पस क्या है? तो इस एग्जामिनेशन का पर्पस है कि हम अपना ओपिनियन दें। मतलब एज ए ऑडिटर आप एग्जामिन कर रहे हैं किसी चीज को, तो आप अपना ओपिनियन देंगे कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है, ये ठीक है या नहीं। तो आपको अपना ओपिनियन देना, ठीक है। तो यहां से हमें क्या पता चल रहा है, इन सब चीजों को अगर हम देखें तो क्या है, एक तो ऑडिट एक इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन है, किस चीज का, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का। तो ऑडिट क्या है, एक इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। इंडिपेंडेंट का मतलब क्या है कि जो पर्सन ऑडिट कर रहा है उसको जजमेंट किसी से डायरेक्शन के हिसाब से नहीं हो। कोई मुझे, मैं ऑडिट कर रहा हूं अगर, तो मुझे ये ना बताया जाए कि इसको ऐसे ऐसे करो आप, ये आप नहीं बताएंगे मुझे कैसे काम करना है, मैं अपने हिसाब से काम करूं। मैं अगर पढ़ा रहा हूं तो आप मुझे नहीं बताएंगे मुझे कैसे पढ़ाना है, मैं अपने हिसाब से पढ़ाऊंगा। मुझे पता है कि आपको कैसे पढ़ाना है, तो ऑडिटर को पता है कि उसे कैसे ऑडिट करना है, एग्जामिन कैसे करना है। आप ये नहीं कहोगे जी ये करो उसको छोड़ दो, उसको करो इसको छोड़ दो, ये आप नहीं बताएंगे। तो मैं इंडिपेंडेंट होना चाहिए, वो आपके डायरेक्शन के हिसाब से काम नहीं करूंगा, ठीक है ना। अगर मैं किसी इन्फ्लुएंस के बगैर काम कर सकता हूं कोई, तभी मैं इंडिपेंडेंट हूं। अगर मैं इन्फ्लुएंस में काम करूंगा तो इंडिपेंडेंट नहीं है, और इंडिपेंडेंट नहीं हूं तो मेरा ओपिनियन सही कैसे होगा। तो इसका मतलब क्या है कि मैं किसी भी बायस, मतलब किसी झुकाव में, किसी बायस्ड होकर नहीं, अनबायस्ड होकर काम करूंगा। अनबायस्ड मतलब मैं किसी का भी फेवर नहीं करूंगा, जो सही बात है वो बताऊं, जो गलत है गलत को गलत बताऊंगा, सही को सही बताऊंगा, अपना ओपिनियन देते हो। कंसीडर फॉर एग्जाम्पल
कि एक भाई है, भाई ने कहा है चार्टर्ड अकाउंटेंट से कि आप जाकर के मेरे बिजनेस को चेक करिए और रिपोर्ट दीजिए। अब मैं अपने भाई के बिजनेस में गड़बड़ियां हैं, मैं उसमें लिखूंगा गड़बड़ियां, वो कहेगा ये क्या लिख रहा है भाई, इसको ठीक करके लिख। तो मैं इंडिपेंडेंट तो हुई नहीं यहाँ पर। सपोज करो मान लिया मेरे पास किसी कंपनी के शेयर्स हैं और मैं उस कंपनी का ही ऑडिट कर रहा हूं, तो मैं बायस्ड हूं, मैं चाहूंगा कि उस कंपनी की कमियां भरना है, कि वरना शेयर का प्राइस कम हो जाएगा, तो मेरा इन्वेस्टमेंट का प्राइस भी कम हो जाएगा, अमाउंट भी कम हो जाएगा। द एंटिटी हुज फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इज एग्जामिन नॉन, ये हमारी बात हो गई कि एनजीओ भी हो सकती है, जरूरी नहीं है कि प्रॉफिट ओरिएंटेशन, और उसकी जो लीगल एंटिटी किस टाइप की है ये भी अलग अलग हो सकती है। हो सकता है वो प्राइवेट कंपनी हो, पब्लिक कंपनी हो, सोशल हो, सोसाइटी हो, ट्रस्ट हो, पार्टनरशिप फर्म हो, प्रोप्राइटरी हो, कुछ भी हो सकता है। और पर्पस क्या है? पर्पस है एक्सप्रेस एन ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल स्टेट। तो मेनली ऑडिट का मतलब क्या निकल कर आया? ऑडिट का मतलब आया इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन of financial information of any entity, whether profit oriented or not, and irrespective of size or legal form, when such an examination is conducted with view to expressing an opinion thereon। तो ऑडिट क्या है? किसी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन, ताकि उस पर ओपिनियन बताया जाए, ये हमारा ऑडिट होता है। ठीक है, ऑडिट की बात समझ में आई कि ऑडिट क्या होता है। तो एक और इंपॉर्टेंट बात समझनी है आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, ये बात आपको समझनी जरूरी है कि प्रिपरेशन और प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ये रेस्पॉन्सिबिलिटी है मैनेजमेंट की। ऑडिटर की रेस्पॉन्सिबिलिटी है ओपिनियन देना, एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, एग्जामिन करना फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को और उस पर अपना ओपिनियन देना, उसको बनाना, उसको प्रेजेंट करना। ये जिम्मेदारी ऑडिटर की नहीं है, ये जिम्मेदारी मैनेजमेंट की है। तो ऑडिटर केवल अपना ओपिनियन बताएगा और रिटर्न ऑडिट रिपोर्ट में अपना ओपिनियन बताएगा। ऑडिटर का काम ओपिनियन देना है, ना कि उसका काम प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है या प्रेजेंटेशन है। ये काम मैनेजमेंट का है, ऑडिटर का नहीं है। क्लियर? ये इंपॉर्टेंट बात याद रखेंगे आप। तो हमें क्या चेक करना है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में? हमें इंश्योर करना है कि हमने अकाउंट हैव बीन ड्रॉन विद रेफरेंस टू एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ अकाउंट सही है और उन सबके प्रॉपर एविडेंस है। जब हम जनरल एंट्री बनाते हैं सही बनाई है या नहीं, उसकी प्रॉपर सपोर्टिंग है या नहीं। अब अगर आपने लिखा है एक मशीन खरीदी है 10 लाख रुपए की, एंट्री देखी कि एंट्री ठीक बनी है या नहीं। अब 10 लाख रुपए की मशीन खरीदी है तो उसका कोई इनवॉइस भी तो होगा। आपको पता है हम जब 11th-12th में जनरल एंट्रीज बनाते हैं तो पेपर पे लाइन खींची और जनरल एंट्री बना दी। प्रैक्टिकली वैसी जनरल एंट्री नहीं बनती है। प्रैक्टिकली हर जनरल एंट्री के लिए एक अलग वाउचर होता है और वाउचर में छपा हुआ होता है क्या डेबिट क्या क्रेडिट होगा, डेट क्या है, ये सब। और उस वाउचर के साथ है ना एक हम पिन या स्टेपल करके हम उसकी सपोर्टिंग लगाते हैं कि ये जनरल एंट्री के सपोर्ट में क्या है। आप कैसे उसे चेक करेंगे कि वो जनरल एंट्री किस चीज की है? जैसे हम जनरल एंट्री के बाद नरेशन लिखते हैं बीइंग मशीनरी परचेज्ड, तो मशीनरी परचेज करी है तो वो मशीन का इनवॉइस तो आया होगा, बिल तो आया होगा। तो बिल को चेक करिए किसके नाम पर बिल है, हमारी कंपनी के नाम पर ही बिल होगा। उसकी डेट क्या है, उसमें क्या क्या सामान आया है, और आप उस मशीन को जाकर देख भी सकते हो कहाँ है भैया मशीन वो। तो बहुत सारी चीजें हैं, उसको किसने खरीदने के लिए ऑर्डर कर रहा था, उसकी जरूरत थी नहीं। अगर आप और डिटेल में जाना चाहें, आपको लग रहा है कुछ गड़बड़ है, तो आप देख सकते हैं इसकी क्या जरूरत है। आप ये भी देख सकते हैं गूगल करके ये मशीन है कितने की।
पता चला वहां पर तो लिखी हुई है 10 लाख रुपए की है, मशीन 10,000 रुपए की है, उसका 10 लाख का फर्जी बिल बनवा रखा है। तो बहुत सारी बातें हैं जिससे कि आप एग्जामिन कर सकते हैं। लेकिन आपका एग्जामिनेशन करने के लिए आपका पहले से ही दिमाग के अंदर ये नहीं होना चाहिए कि सब गड़बड़ घोटाले हैं, लेकिन आपको एक रेडी रहना है कि गड़बड़ घोटाला हो सकता है। तो आपको क्रिटिकल एग्जामिन तो करना है, लेकिन उसमें घोटाले ढूंढने नहीं है। ये नहीं सोचना ये तो गड़बड़ घोटाला या मैंने गड़बड़ घोटाले ढूंढने हैं। हमें अपने को सेटिस्फाई करना है अपनी प्रोफेशनल जजमेंट से कि सारी चीजें ठीक है। उस सेटिस्फाई करने के लिए जहां पर हमें जाना चाहिए वहां जाए। अगर हमें कहीं होता है ना धुआं दिखाई देता है तो वहां आग लगने के चांस है, तो कहीं धुआं दिख रहा है तो फिर तो देखोगे, कहीं हमें लग रहा है गड़बड़ है तो हम थोड़ा और ज्यादा अच्छे से चेक करके देखेंगे, और हमें सब ठीक लग रहा है तो हम थोड़ा ऊपर ऊपर से देख लेंगे। कोई ऐसी एंट्री तो नहीं है जो छूट गई है या अब हमारे हाथ में देखो कोई एंट्री बनी ही नहीं, इसका पता लगाना आपके लिए एज ए ऑडिटर बड़ा मुश्किल काम है। भाई मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है बुक्स ऑफ अकाउंट बनाने की। 50,000 एंट्री है इस साल, उन 50,000 में 5,000 एंट्री उन्होंने जो नहीं लिखी उनका पता लगाना आपके लिए बहुत ही मुश्किल है। लेकिन हमने कोशिश करनी है, हमें पता चल जाए ठीक है, नहीं तो हम गारंटी तो दे ही नहीं रहे। हमने बात करी थी हम एश्योरेंस दे रहे, गारंटी तो है नहीं, क्योंकि मैनेजमेंट हम बहुत कुछ हद तक इस बात पे डिपेंडेंट है कि मैनेजमेंट हमें क्या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है। अगर मैनेजमेंट कोई इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड नहीं कर रहा है तो हमें कैसे पता चलेगा, या नहीं। आज आप घर पे जाएं और आपके लिए मम्मी से कहा या घर पे जो खाना देता है आपको, आपने कहा मुझे भूख लगी है खाना दीजिए। अब खाने में 2 सब्जी आ गई आपके सामने, रोटी आ गई, अचार पापड़ सब कुछ आ गया। अब आपको कैसे पता चलेगा कोई ऐसी चीज नहीं आई आपके सामने जो बनी है। अगर वो उन्होंने कोई और चीज बनाई और आपको पता ही नहीं चलने दिया, पहले ही बना करके खा पी गए सब कुछ और कोई उसका सबूत नहीं छोड़ा है, तो आपको कहां से पता चलेगा, या नहीं। आपको पता ही नहीं चलेगा कि वो और कोई भी चीज बनी है या नहीं, या नहीं। गलत करो। लेकिन अगर मान लिया ऐसा है कल्चर कि आपने खाना खाया और आप अपने बर्तन खुद ही रखने जा रहे हैं, तो देखा और किसी ने भी बर्तन रखे और आपको दिखाई दिया अरे यहाँ तो पनीर की सब्जी भी पड़ी है और हमें मिली नहीं आज, तो फिर वहां से आप कार्रवाई करोगे, पता लगाओगे भैया ये कैसे चक्कर है, हमें नहीं पता चला यहाँ तो पनीर की सब्जी है। और भाई बहन या किसी से पूछो भाई क्या खाया, जी हमने तो पनीर की सब्जी खाएगा, मुझे तो आलू मिले अभी आज, तो ये क्या चक्कर हुआ। फिर पूछोगे मम्मी से क्या हुआ जी, हमें क्यों नहीं मिले जी पनीर, क्या जी बेटा तुम तो आलू भी खा लेते हो, वो वाला आलू नहीं खाता, उसे पनीर बना कर दे दिया और जो है तुम्हें आलू मिल गया। तो लेकिन अगर कोई गलती से छूट गई, अब ये क्या हो सकता है, कोई गलती है या फ्रॉड है। मान लिया आपके पास गलती से कोई चीज नहीं आई तो उसका पता लगना थोड़ा ज्यादा आसान है। कैसे, पड़ोस में भाई बहन और कोई बैठ के खा रहा है, उसमें पनीर की सब्जी आपके में नहीं है तो बड़े आराम से आपको पता चल गई। आपने कहा जी मुझे नहीं दी, हाँ दे रहे भूल गए, क्योंकि वहां पर उनकी ये फ्रॉड करना या जानबूझ के छुपाना मतलब नहीं था, वहां ये था कि गलती हो गई तो वो पता लगाना आसान है। लेकिन उन्होंने सोच रखा है इसे पता नहीं चलना चाहिए आज पनीर की सब्जी बनी है, तो आपके लिए पता लगाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। उन्होंने कहा बेटा बालक से दूसरे से देख तेरे लिए बनाइए, आज के बाद बनाएंगे नहीं, उसे बता दिया। क्या ठीक है जी नहीं बताएंगे, जो बर्तन वर्तन थे पहले साफ कर दिए, सब कुछ साफ, आपको कुछ पता ही नहीं चल रहा। तो फ्रॉड के केस में थोड़ा सा और मुश्किल हो जाता पता लगना। एरर के केस में थोड़ा पता लगाना आसान है, क्योंकि वहां कोई कॉन्स्पिरेसी नहीं है, कोई गड़बड़ नहीं है कि वो चीजों को छुपाया जाए। तो आपकी कोशिश तो यही रहेगी कि कोई चीज छूट गई है तो उसके बारे में पता लगाए, इवन दो ये गारंटी नहीं है, क्योंकि अगर कोई चीज छूट गई और आपको पता नहीं चली तो भैया आप कहां से करेंगे। स्टेटमेंट जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो एकदम सही जानकारी दे रही हो, इस बात की कोशिश करनी है आपको। जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है
वो उसमें क्लासिफिकेशन, डिस्क्रिप्शन, डिस्क्लोजर जो है वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से हो, इस बात का आपको ध्यान रखना है। और ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहा हूं आपके बुक्स ऑफ अकाउंट। अब ट्रू एंड फेयर व्यू का क्या मतलब है? ट्रू एंड फेयर व्यू का मतलब ये है कि अगर मान लिया आपका बुक्स ऑफ अकाउंट दिखा रहे हैं 510 करोड़ रुपए का प्रॉफिट है, 510 करोड़ की बजाय वहां 505 करोड़ का प्रॉफिट था, तो ये नहीं कह सकते कि सब गड़बड़ है और सब गलत है। इवन 5 करोड़ की गड़बड़ है, लेकिन अगर मान लिया मैं कहूंगी एक कंपनी का प्रॉफिट 510 करोड़ है या मैं कहूँ 505 करोड़ है, तो इतना फर्क नहीं पड़ता, आपको लगभग एक सी बात है। तो एक ये सिचुएशन पे डिपेंड है कि ट्रू एंड फेयर व्यू होना चाहिए। 100% सही चीज होने की गारंटी कभी भी ऑडिट नहीं देता है। ऑडिटिंग प्रोवाइड एश्योरेंस, इट्स बेसिक नेचर लाइज in providing assurance to users, providing confidence to user of financial statement. Such an assurance lends credibility of the financial statement. तो आप एश्योरेंस दे रहे हैं, आप एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट की क्रेडिबिलिटी को बढ़ा रहे हैं, उसकी अंदर जो चीजें हैं वो सही हैं, इस पर एक आम आदमी विश्वास कर पाए उसके लिए। जैसे कई बार होता है, आप कोई चीज खाने की होती है, आपने कोई सामान खरीदा, बिस्किट का पैकेट है, उसके ऊपर अलग अलग जगह के डेटो, मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट, ये सब के अलावा अलग अलग सर्टिफिकेशन होता है, FSSAI का अलग अलग होते हैं कि भैया ये चीजें ठीक है। तो उससे आपके अंदर एक होता है, हाँ भाई, अब आपने एक बिस्किट का पैकेट खरीदा, उस पर किसी कंपनी का नाम नहीं, कोई डेट नहीं, कुछ नहीं, ऐसे ही है। अब आपको नहीं पता वो 2 साल पहले का बना हुआ है, 2 महीने पहले का बना हुआ है, तो आपको विश्वास सा नहीं होगा उसके ऊपर, यार वो सही भी है या नहीं, पता चला खाकर बीमार पड़ जाए। लेकिन उस पर पूरी कंपनी का है, उसके अंदर क्या क्या सामान डला है वो सब कुछ लिखा है, उस पर अलग अलग सर्टिफिकेट छपे हुए हैं, कौन सी डेट है, ये सारी चीजें प्रॉपरली है, तो आपको एक विश्वास होगा कि हाँ भाई ये चीज ठीक है ना। तो ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक कॉन्फिडेंस देती है कि हाँ भाई आप उस पर विश्वास कर सकते। अब अलग अलग जो ऑडिट है, ऑडिट करने के लिए आप केवल ये नहीं देख सकते कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट करने के लिए गए तो आपको केवल अकाउंटिंग की नॉलेज होनी चाहिए और आप ऑडिट कर पाओगे, क्योंकि अकाउंटिंग लॉ से रिलेटेड भी है, अकाउंटिंग टैक्सेशन से रिलेटेड भी है, तो आपको अलग अलग चीजों की नॉलेज होना जरूरी है। अगर नॉलेज नहीं होगी तो आप ऑडिट नहीं कर पाएंगे। तो ना केवल आपको अकाउंटिंग, बल्कि लॉ, इकोनॉमिक्स, बिहेवियर साइंस, स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिक्स, डेटा प्रोसेसिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, प्रोडक्शन, सब चीजों की जानकारी होनी चाहिए। अगर इन सब चीजों की जानकारी नहीं है तो आपके लिए समस्या हो जाएगी। ऑडिटिंग और अकाउंटिंग, आप ऑडिट कर ही किस चीज कर रहे हो, अकाउंटिंग, पूरी अकाउंटिंग का, तो ये तो अकाउंटिंग की नॉलेज तो सबसे ज्यादा होनी चाहिए आपको। अगर आपको अकाउंटिंग की ही नॉलेज नहीं है तो आप क्या ही ऑडिट कर लोगे। और ऑडिट हैव ए गुड नॉलेज ऑफ बिजनेस लॉ अफेक्टिंग द एंटिटी। एंटिटी कौन सी है? अगर पार्टनरशिप फर्म है तो आपको पार्टनरशिप लॉ के एक्ट के बारे में जानकारी होनी चाहिए। अगर कंपनी का ऑडिट कर रहे हो तो कंपनी लॉ के बारे में जानकारी होनी चाहिए। बिना उसके आप उसका ऑडिट कैसे करोगे? आपको पता ही नहीं कि ये गवर्निंग बॉडी कौन सी है उसको। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के बारे में नहीं पता अगर आपको कि आपका जो क्लाइंट है वो कौन से बिजनेस में डील करता है, कौन से एनवायरनमेंट में, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में काम करता है, आप ऑडिट कैसे करोगे? तो आपको उस सारी बातों की भी जानकारी होनी चाहिए। आप ऑडिट करते हुए इंसानों से डील करोगे, आपको मैनेजमेंट से बहुत सारी इंफॉर्मेशन लेनी है ना, आपको कैसे बात करनी है, किससे कैसे काम निकालना है, ये सारी जानकारी आनी चाहिए आपको। स्टैटिस्टिक्स के बारे में जानकारी चाहिए, क्योंकि बिना उसके तो आप कुछ काम कर ही नहीं सकते। आज की डेट में डाटा यूज होता है हर चीज के अंदर, और कंप्यूटराइज सिस्टम है आजकल सब कुछ। अब तो एआई का भी जमाना है, कंप्यूटराइज सिस्टम है,
तो सारी अकाउंटिंग कंप्यूटराइज्ड है, एआई से है, तो आपको डाटा प्रोसेस कैसे हो रहा है इन सब के बारे में जानकारी होनी चाहिए। डाटा कहाँ से आकर कहाँ जाता है। बिजनेस बिना पैसे के चल ही नहीं सकता है। तो पैसा मैनेज कैसे हो रहा है बिजनेस में, फाइनेंस मैनेज कैसे हो रहा है, ये सारी जानकारी आपको चाहिए। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट की भी इंफॉर्मेशन आपको होनी चाहिए। और कोई भी बिजनेस कर रहे हो उसमें क्या चीज, किस चीज की प्रोडक्शन है, उसका प्रोसेसिंग कैसे है, क्या बना रहे हैं, कैसे वो यूज होता है, ये सब भी आपको मालूम होना चाहिए। अब सवाल ये होता है कि आपके ऑडिट का ऑब्जेक्टिव क्या है। आप क्या ऑब्जेक्ट है ऑडिट का? फ्रॉड को ढूंढना, गलतियों को ढूंढना, क्या है ऑब्जेक्ट? ऑब्जेक्ट है हमें पता लगाना कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ठीक है या नहीं, और उस पर ओपिनियन एक्सप्रेस करना। तो ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट के लिए ऐसे 200 है। अब ये ऐसे क्या होते हैं, यहां तो इन्होंने अभी ये फर्स्ट चैप्टर में पहले बता दिया ऐसे, लेकिन इसके बारे में चैप्टर में बाद में जानकारी दी गई। तो ऐसे होता क्या है, स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग क्या होता है? आपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का नाम तो सुना ही होगा, एएस। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या करता है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हमें बताता है अकाउंटिंग कैसे करो, ऐसे बताता है ऑडिट कैसे करो। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हमें हेल्प करता है ना अकाउंटिंग करने में, तो ये हमें हेल्प करेगा ऑडिट करने में। तो हम ऐसे के हिसाब से, स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग के हिसाब से ऑडिट करेंगे तो ऑडिट सही होगा। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से अकाउंटिंग करेंगे तो अकाउंटिंग सही होगी, और ऐसे के हिसाब से ऑडिट करेंगे तो ऑडिट सही होगा। तो जहां पर चैप्टर के अंदर जो जो ऐसे का नाम आ रहा है, उस चैप्टर से रिलेट करके आपको उस ऐसे का नंबर और नाम याद रखना है, ताकि उस चैप्टर से रिलेटेड उस पॉइंट से रिलेटेड क्वेश्चन आए एग्जाम में, तो आप ऐसे लिखें और अपने सॉल्यूशन का लेवल थोड़ा सा बढ़ा पाए। देखिए, जैसे आप लॉ पढ़ रहे हैं, और लॉ में अगर आप सेक्शन का सही नाम नहीं लिखेंगे, नंबर नहीं लिखेंगे, तो आपका जो सॉल्यूशन है उसका लेवल अच्छा नहीं हो पाए। आप इनकम टैक्स भी पढ़ते हैं, इनकम टैक्स में भी आप डिडक्शन देते हुए सेक्शन वगैरह नहीं लिखेंगे, तो आपका नंबर आपको नहीं मिलेंगे। ऐसे ही ऑडिट करते हुए, ऑडिट का आंसर लिखते हुए एग्जाम में, अगर आप सही ऐसे का नंबर नहीं डालेंगे, उसका नाम नहीं डालेंगे, तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे। और एक और बात ध्यान रखना है कि ऑडिट में बहुत फालतू की, बहुत बकवास नहीं लिखनी है। आपको टू द पॉइंट अच्छी चीजें कायदे से लिखनी है, आपको सही नंबर मिल जाए। पूरी कॉपी भरनी नहीं है, ना आपको कॉपी भरनी है लॉ में, ना आपको ऑडिटिंग में। कईयों को लगता है ऑडिट में जितना भरोगे उतने नंबर मिलेंगे। ऑडिट में टू द पॉइंट कायदे की सही सही बातें लिखनी। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट क्या है? ऐसे 200 ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंडिपेंडेंट ऑडिटर एंड द कंडक्ट ऑफ एन ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग स्टैंडर्ड। अब ये क्या है, आपको ऐसे 200 अगर आप ये लिखेंगे और हेडिंग डालेंगे। अब इसके नाम से आपको क्या पता चल रहा है कि ऑब्जेक्टिव के बारे में बता रहा है, इंडिपेंडेंट ऑडिटर का क्या ऑब्जेक्ट होता है और उसे ऑडिट कैसे करना है, ऐसे के हिसाब से, स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग के हिसाब से। तो यहां दो ही पॉइंट दिखाई दे रहे हैं हमें, ऑब्जेक्ट के दो ही पॉइंट हैं। एक, ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ठीक है या नहीं, ये फ्री है या नहीं फ्रॉम मेटीरियल मिस स्टेटमेंट। जो लैंग्वेज है वो देखो क्या लिखा है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, रीजनेबल एश्योरेंस, फ्री फ्रॉम मेटीरियल मिस स्टेटमेंट। तो हमें रीजनेबल एश्योरेंस चाहिए। रीजनेबल एश्योरेंस का मतलब एक ठीक ठाक एश्योरेंस। आप कह सकते हो 50 से 75% या 60 से 80% एश्योरेंस।
100% नहीं। और क्या है एश्योरेंस? कि हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्री है मेटीरियल मिस स्टेटमेंट, बहुत बड़ी गड़बड़ नहीं है। छोटी गड़बड़ियां तो होंगी, उससे नहीं बचाया जा सकता, लेकिन कोई बहुत बड़ी गड़बड़ नहीं है यहां, वेदर ड्यू टू फ्रॉड और एरर। जो गड़बड़ी हो सकती है वो एरर की वजह से भी हो सकती है, फ्रॉड की वजह से भी हो सकती है। और एक रीजनेबल एश्योरेंस पहले ऑडिटर को लेना है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ठीक है, और ताकि वो ऑडिटर एक्सप्रेस कर सके अपना ओपिनियन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर कि वो सही तरीके से बनी है या नहीं, हर तरीके से जो जो जरूरी है सब चीजों से ठीक है या नहीं, और एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के हिसाब से है या नहीं। फाइनेंशियल फ्रेमवर्क, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क क्या होता है उसके बारे में भी बातचीत हो जाएगी। तो मेनली बात क्या है कि ऑडिटर को ऑब्जेक्ट क्या है, पहला ऑब्जेक्ट क्या है कि फ्री है फाइनेंशियल स्टेटमेंट मटेरियल मिस स्टेटमेंट्स। मतलब हम रीजनेबल एश्योरेंस ले कि बहुत बड़ी गड़बड़ नहीं है, और जिस तरीके से फाइनेंशियल स्टेटमेंट बननी चाहिए उसी तरीके से बनी है। दूसरा, उसके ऊपर रिपोर्टिंग करनी है हमें, ओपिनियन देना है हमें, और कम्युनिकेट करना है हमें, ठीक है। जैसा ऐसे कहता है उस हिसाब से हमें कम्युनिकेट करना है। जैसे जैसे ऑडिटर को फाइंडिंग होंगी, जैसे जैसे आप ऑडिट करेंगे, एग्जामिन करेंगे, तो आपको कुछ कुछ चीजों के बारे में पता चलेगा। अब अगर आपको कुछ चीजों के बारे में पता चला, कुछ गलतियों के बारे में पता चला, कुछ फ्रॉड के बारे में पता चला, तो आपको क्या करना है ये आपको ऐसे बताएगा। आपको स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग बताएगा कि आपको ऐसी सिचुएशन में क्या करना है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, एक रीजनेबल एश्योरेंस लेनी है और कम्युनिकेट करना है जो जो आपकी फाइंडिंग होगी, और आपको एक रिपोर्टिंग करनी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में, एक्सप्रेस करना है अपना ओपिनियन कि आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसी है। ये काम है ऑडिटर का, तो ये ऑब्जेक्ट है। तो एग्जाम में अगर आ जाए ऑब्जेक्टिव के बारे में तो आपको डिटेल में ये सारी बातचीत बतानी है कि ऑडिटिंग का ऑब्जेक्ट क्या है। क्या है, हमें रीजनेबल एश्योरेंस लेना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में कि वो फ्री है मटेरियल मिस स्टेटमेंट से। वो मटेरियल मिस स्टेटमेंट फ्रॉड या एरर की वजह से हो सकता है, और हमें एक ओपिनियन देने के लिए ये ध्यान रखना है कि वो एप्लीकेबल फ्रेमवर्क के हिसाब से हुआ हो, और बाद में फिर रिपोर्ट करना है और कम्युनिकेट करना है जो भी ऑडिटर को मिला है। तो यहां से अगर हम देखें तो सबसे पहला पॉइंट आता है रीजनेबल एश्योरेंस। तो रीजनेबल एश्योरेंस का क्या मतलब है कि हमें फ्रॉड एंड एरर से फ्री है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इसके लिए रीजनेबल एश्योरेंस की बात है। तो ये रीजनेबल एश्योरेंस का क्या मतलब है? तो साफ साफ लिखा है आपके स्टडी मटेरियल में कि रीजनेबल एश्योरेंस एब्सोल्यूट एश्योरेंस से अलग है। एब्सोल्यूट एश्योरेंस का मतलब है कि आप गारंटी दे रहे हैं, यहां पर हम गारंटी नहीं दे रहे हैं। एब्सोल्यूट एश्योरेंस एक कंप्लीट एश्योरेंस है या गारंटी है, बट रीजनेबल एश्योरेंस कोई गारंटी नहीं है। ये हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस है बट कंप्लीट एश्योरेंस नहीं, ठीक है। जैसे जैसे कि कोई भी इंसान कोई भी काम बहुत अच्छे से करे, लेकिन हो सकता है आप जैसे किसी दुकान पर गए, दुकान पर लिखा है कि हम फैशन के इस दौर में गारंटी की इच्छा ना करें, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो कूड़ा ही बेच रहा हो। वो मान लिया बहुत अच्छा सामान बेच रहा है, लेकिन उसने लिखा कि कोई गारंटी नहीं है भैया। अब ऐसा क्यों? आप कहेंगे जी अगर बहुत अच्छा सामान दे रहे हो तो गारंटी क्यों नहीं है?
कि भैया बहुत अच्छा सामान तो हम दे रहे हैं, लेकिन और बहुत सारी चीजें हो सकती हैं जिसकी वजह से वो सही ना निकले। हो सकता है कि हम आपको कोई कपड़ा बेच रहे हैं, आपने वो कपड़ा जाकर के जब धोने लगे तो आपने वॉशिंग मशीन में डाल दिया, और आपने उसको ऐसे कपड़े के साथ डाल दिया जिसका कपड़े का रंग उतरता है, और इसमें कुछ हुआ, कुछ गड़बड़ हो गया, आप हमारे जिम्मे आ जाओगे कि आपने क्या दे दिया। जैसा हमने बात कर रहे थे, ऑडिट जो है ये इस बात पे डिपेंड करता है कि मैनेजमेंट हमें क्या इन्फॉर्मेशन बता रही है। पता चला मैनेजमेंट ने हमें कोई इन्फॉर्मेशन बताई नहीं और हमने कहा सब ठीक है और उसमें कुछ गड़बड़ निकला, लोग हमारे जिम्मे आ जाएंगे कि तुमने गलत क्यों बताया, हमने तो आपके कहने के हिसाब से इस कंपनी के शेयर खरीद दिए थे, आप कह रहे थे सब ठीक है। तो हम एक रीजनेबल एश्योरेंस दे सकते हैं, हम कोई गारंटी नहीं दे सकते। रीजनेबल एश्योरेंस एक अच्छी एश्योरेंस है, लेकिन गारंटी नहीं है। ठीक है ना? जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर कह रहा है ये दवाई लो आप ठीक हो जाओ, ये 5 दिन दवाई खाओ आप ठीक हो जाओ। 5 दिन में आप ठीक नहीं हुए तो जाके डॉक्टर का गला दबा दोगे आपकी, आपने कहा था ठीक हो जाओगे, हम तो ठीक ही नहीं हुए। तो उसमें वो गारंटी थोड़ी ना दे रहा डॉक्टर। ऊपर से और भी बहुत सारे रीजन है, आपका गला खराब है, डॉक्टर ने कहा दवाई ले लो बेटा, थोड़ा सा बच के रहना सब चीजों से। आपने क्या, अगर आप कोल्ड ड्रिंक पी रहे हो रोजाना रोजाना दावत मार रहे हो, वो कह रहे हो जी गला मेरा ठीक नहीं हो रहा, तो और भी तो बहुत सारी चीजें हो सकती है। तो आपको क्या करना है, रीजनेबल एश्योरेंस क्या होता है, एग्जाम में आया तो आप लिख पाओगे। रीजनेबल एश्योरेंस क्या होता है, आपके एग्जाम में आया कि भैया आपका ऑब्जेक्टिव क्या है ऑडिट का, ये पता लिख पाओगे आप। ऑडिट क्या होता है ये लिख पाओगे आप। तो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट में 4 चीजें इस पर अभी आ रही हैं और 2 चीजें अगले पेज पर आ रही हैं, तो टोटल 6 चीजें आ रही हैं। तो क्या है ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट, अगर आप ये 6 पॉइंट लिख कर आ जाएं अच्छे से तो आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। क्या है ऑब्जेक्टिव? पहला, आपको रीजनेबल एश्योरेंस लेनी है कि आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिसका आप ऑडिट कर रहे हैं वो फ्री है मटेरियल मिस स्टेटमेंट से ड्यू टू एरर और फ्रॉड। दूसरा, कि आपको एक रीजनेबल एश्योरेंस लेना है कि ये हर तरीके से आपकी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के हिसाब से ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनी है। तीसरा, आपको उस पर रिपोर्टिंग भी करनी है। रिपोर्टिंग में आपको अपना ओपिनियन बताना है, जो भी आपकी ऑडिट फाइंडिंग्स हुई हैं उसके ओपिनियन देना है। आपको इसको कम्युनिकेट करना है रिपोर्टिंग को, और वो कम्युनिकेशन हमने बात करी थी, रिपोर्टिंग और कम्युनिकेशन ऐसे के हिसाब से होनी चाहिए। ठीक है? तो ऑडिट के अंदर क्या क्या इंक्लूड होगा, क्या क्या इंक्लूड होगा ऑडिट के अंदर? आप जाओगे तो वहां पर जाके ऑफिस खोल के पहले उसमें झाड़ू पोछा लगाओगे, उनके अकाउंट बनाओगे पहले। तो क्या क्या इंक्लूड होता है जनरली। बाकी तो जब आपकी एंगेजमेंट लेटर होगा, जब आपकी अपॉइंटमेंट होगी, आप कहीं किसी से कांटेक्ट करेंगे तो उसमें तय होगा कि आप क्या क्या काम करने वाले हैं, क्या क्या सर्विस देने वाले हैं आप, वही तो होगा। लेकिन एक जनरली क्या क्या होता है, तो स्कोप रेफर टू रेंज और रीच ऑफ समथिंग, कि आप क्या काम करने वाले हैं। तो क्या काम करने वाले हैं ये बहुत हद तक इस बात पे डिपेंड करता है कि ऑब्जेक्टिव क्या है, आपको करना क्या है, तभी तो आप स्कोप के बारे में बात करेंगे। तो पर्पस क्या है ऑडिट का? ऑडिट का पर्पस क्या है कि ये पता लगाया जा सके फाइनेंशियल स्टेटमेंट ठीक बनी है या नहीं, और एनहेंस हो पाए, डिग्री ऑफ कॉन्फिडेंस आ पाए इंटेंडेड यूजर का कि वो सही है या नहीं। यूजर कौन हो सकते हैं? शेयर होल्डर, एम्प्लॉई, कस्टमर, गवर्नमेंट, कोई भी हो सकता है। उसका कॉन्फिडेंस बढ़ाना है ना? बार बार वर्डिंग आ रही है एज पर द एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, उसके हिसाब से आपकी अकाउंटिंग की गई हो। तो एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क का मतलब यह है कि जब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हैं तो वो
जहां पर आप कानून के हिसाब से, जो कानून आपके ऊपर अप्लाई होता है उसके हिसाब से आप बना रहे हो, है ना। कंपनी है तो कंपनी लॉ के हिसाब से सारी काम हो रही हो, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से सारे काम हो। जैसे कंपनी है इंडिया में तो वो कंपनीज एक्ट के हिसाब से काम करती है, और रिपोर्टिंग वगैरह जो है, डिस्क्लोजर रिपोर्टिंग वगैरह शेड्यूल 3 में कंपनीज एक्ट में बता रखा है। बैलेंस शीट कैसे बनाओ, P&L कैसे बनाओ, आप सब उसके हिसाब से बनाओगे। तो स्कोप क्या है ऑडिट का? तो पहला पॉइंट है कवरेज ऑफ ऑल एस्पेक्ट ऑफ एंटिटी। तो जब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट करेंगे तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट की सारी चीजों को करेंगे। आप ये नहीं कह सकते फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कि मैंने भैया करंट एसेट को छोड़ दिया, उसको नहीं देख रहा, मुझे नहीं पता डेटर वेटर के बारे में, उनके अलावा मैं सब कुछ ऑडिट कर रहा हूँ, ऐसा नहीं होगा। आपको सारी चीजें कवर करनी पड़ेंगी उसके अंदर। और रिलायबिलिटी एंड सफिशिएंसी ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन आ रही है उसके लिए आप सेटिस्फाई होने चाहिए डाटा के लिए। जैसे मैंने कहा था आपको, एग्जांपल बता रहा था कि आपने एक मशीन खरीदी, उसकी जनरल एंट्री बनाएंगे और उसके साथ तो उसकी सपोर्टिंग होगी, तो वो सारी चीजें आपके पास होनी चाहिए, मिलना चाहिए, बिल वाउचर ये सब कुछ होना चाहिए। और ऑडिटर जो है वो अपनी जजमेंट से, अपनी कॉमन सेंस से, अपने दिमाग से देखेगा कि वो सफिशिएंट और रिलायबल इंफॉर्मेशन है या नहीं, उसे कुछ और चाहिए या सब कुछ जो चाहिए वो सब मिल गया है उसे, ये वो जजमेंट के हिसाब से लगाएगा। ठीक है। प्रॉपर डिस्क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ढंग से डिस्क्लोज की गई है या नहीं, जो जो स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आपने सारी चीजें डिस्क्लोज कर रखी हैं या नहीं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। जैसे ऑडिटर को ये देखना होता है कि जो अकाउंटिंग पॉलिसी मैनेजमेंट अपना रही है, क्या वो अकाउंटिंग पॉलिसी का सिलेक्शन का तरीका बिल्कुल ठीक है या नहीं, जो पॉलिसी है वो सही है या नहीं, रेगुलर पॉलिसी अपनाई गई है या नहीं, तो ये सारी चीजें भी वो अच्छे से देखेगा। तो इन सब चीजों को भी देखना कि प्रॉपर डिस्क्लोजर है या नहीं, क्योंकि डिस्क्लोजर के लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी अलग से कि भैया सारी चीजों को अच्छे से डिस्क्लोज किया जाए। क्या इंक्लूड नहीं होना है ऑडिट के अंदर, क्या इंक्लूड नहीं होगा? जो चीजें हमारे मतलब की नहीं है या हमारी कंपिटेंस से बाहर की चीजें, जैसे कि हमें अपनी कंपिटेंस के हिसाब से ही सारी चीजें चेक करनी है ना। जैसे कोई कंपनी ने सॉफ्टवेयर खरीदा, सॉफ्टवेयर इतने का खरीदा, ये काम का है या नहीं ये सब तो देख लें। अब सॉफ्टवेयर कैसे काम होता है वो टेक्निकल चीज, हम आईटी के बंदे तो है नहीं, हम कैसे पता लगाएं। उन्होंने एक मशीन खरीदी, मशीन 5 कंपनियों की अवेलेबल है, हमारा काम ये नहीं है ये देखें कि 5 में से ये वाली क्यों खरीदी जी तुमने, ये कैसे काम करती है, ये हमारा काम नहीं है। तो हम एक लिमिट से ज्यादा वहां पर नहीं जा सकते। बिल्डिंग बनी है, हम कहे जी बिल्डिंग बनी है, इसमें ये कमरा इतना बड़ा क्यों बना दिया, इसमें ये हो, ये हमारा काम नहीं है। नक्शा कैसे बना, क्यों बना, ये सब चीजें नहीं है हमारे। हमें देखना है बिल्डिंग बनाई है, इतना खर्चा हुआ है या नहीं, वो सही वैल्यू पर है या नहीं, उसको सही मेजर करा है या नहीं, सही डिस्क्लोज करा है या नहीं। हमारा काम ये नहीं है कि ये इसमें पिलर यहाँ क्यों आया, इसमें पेंट ये क्यों हुआ, यहाँ पे फर्श ये वाला क्यों बना, यहाँ पर सीढ़ियां इतनी क्यों है, इतनी नहीं है, काम हमारा नहीं है। हम एक्सपर्ट नहीं है डॉक्यूमेंट के ऑथेंटिकेशन में। मैंने कहा मशीन खरीदी है, आपने एक मशीन का बिल दे दिया मुझे, मशीन का बिल देखने में ठीक लग रहा है, तो मैं क्या मानूंगा ये डुप्लीकेट है ये सही है, यही तो मानूंगा मैं। अब पता चला फर्जी बिल बनाकर दे दिया आपने, तो ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है, मैं तो यही मानूंगा कि आप सही कह रहे हो। अब आप एक डॉक्टर के पास जाकर कहने लगे जो आपको है बीमारी उसके अलावा और बातें बताने लगे तो दवाई तो गलत ही देगा फिर वो। आपको डॉक्टर ने चेक तो करा भैया, लेकिन डॉक्टर को तुम कह रहे हो जी मेरे से सांस ही नहीं ली जा रही,
तो सांस नहीं ली जा रही तो उसी चीज की दवाई देगा, हाथ पैर के दर्द की दे देगा। आपको जी बाद में कि सांस तो ली जा रही थी, हाथ पैर में दर्द था, दवाई उसने गलत दे दी। तो आप थोड़ी ना एक्सपर्ट हो। जेन्युइननेस ऑफ डॉक्यूमेंट कैन नॉट बी ऑथेंटिकेटेड बाय हिम। आपने एक बिल्डिंग खरीदी, बिल्डिंग की रजिस्ट्री लगा दी, रजिस्ट्री फर्जी लगाई, अब हमें क्या पता रजिस्ट्री सही है फर्जी है। तो ऑडिटर का काम इन्वेस्टिगेशन करना नहीं है। हम ये नहीं कह रहे सारी चीजें गलत है और हम उसको इन्वेस्टिगेट करें और हम कहें जी प्रॉपर गारंटी दें सब चीजें सही है, नहीं। हमें क्या पता भाई ये सही है या नहीं। आपने एक गाड़ी में टायर डलवाए, हम क्या देखेंगे टायर डले या नहीं, बिल देख लेंगे बस। अब उसकी और टेक्निकल चीजों में हम कहां से जाएंगे भाई। तो ओवरव्यू क्या है ऑडिट के स्कोप का, तो आपको क्या देखना है, सारी चीजों को कवर कर लें आप। फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड रिलायबिलिटी और सफिशिएंसी हो, ये ध्यान दें। प्रॉपर डिस्क्लोजर हो, आपको अपना ओपिनियन देना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में, ये ध्यान रखना है। रेस्पॉन्सिबिलिटी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने की किसकी है, मैनेजमेंट की। ठीक है, हम वो काम नहीं करेंगे जो हमारी स्कोप से बाहर है, एक्सपर्टीज नहीं है हमारी डॉक्यूमेंट को ऑथेंटिकेट करने की। इन्वेस्टिगेशन काम करना हमारा नहीं है। हमको ये चीज नहीं कर रहे कि भैया हम ढूंढे फ्रॉड कहाँ है, कौन सा फ्रॉड है, ये काम हमारा नहीं है करना। कुछ एक क्वेश्चन है, जैसे लालजी भाई ने शेयर्स खरीदे हैं कंपनी के, लिस्टेड कंपनी है, ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंपनी की है और उससे थोड़ा लग रहा है कि कंपनी की हालत बढ़िया है। आपने देखा एक कंपनी के शेयर खरीदने के लिए सोच रहे हैं आप, आपने क्या करा, एक ऑनलाइन उसकी बैलेंस शीट देखी और आपने देखा ऑडिटेड बैलेंस शीट है और कंपनी बढ़िया लग रही है। आप सेटिस्फाइड हो गए और आपको लग रहा है कि इस कंपनी के से में पैसा लगाने से आपका कोई नुकसान नहीं होगा, ऑडिटेड बैलेंस शीट है, सब कुछ ठीक है ना। तो उसने कहा क्योंकि ऑडिटेड बैलेंस शीट है, रिपोर्ट है, तो इससे हम एश्योर्ड हैं और हम पैसा लगा देते हैं और हमारा पैसा बर्बाद नहीं होगा, खत्म नहीं होगा। देखिए पहली बात तो ये, अगर आप किसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट करके उस पर अपनी रिपोर्ट देते हैं, अपना ओपिनियन देते हैं, तो ये पहली बात तो ये रीजनेबल एश्योरेंस है, कंप्लीट एश्योरेंस या गारंटी नहीं है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो समझने की है कि ये आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट करा है, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट पास्ट को बिलोंग करती है। कंपनी की पास्ट परफॉर्मेंस कैसी है, फ्यूचर की गारंटी थोड़ी ना ले लोगे आप भाई। मैं आप आपके पेरेंट्स मेरे से आकर कहें जी हमारे बच्चे ने कैसा परफॉर्म कर रहा है और आप बढ़िया पढ़ाई कर रहे हैं, मैंने कहा जी बढ़िया कर रहा है। उसके बाद आप जो है पढ़ाई लिखाई आपने छोड़ दी, तो आपके पेरेंट्स मेरे से आके कहने लगे जी आप तो कह रहे थे बढ़िया कर रहा था उसने और ये तो बिल्कुल ही नहीं पढ़ाई कर रहा। मैंने कहा जी जब मेरे से बात हुई बढ़िया कर रहा था वो, अब ये बढ़िया काम नहीं कर रहा, तो ये फ्यूचर की गारंटी थोड़ी ना ले ली मैंने कि भैया वो फ्यूचर में भी काम बढ़िया ही करेगा। तो अगर कोई ऑडिटेड बैलेंस शीट को देखकर आप केवल ये सोच रहे हो कि आपका पैसा नहीं डूबेगा और आप शेयर मार्केट में पैसा लगा दो, तो आप गलत है। ऐसा नहीं हो सकता, कोई आपको गारंटी नहीं दी जा रही है फ्यूचर के बारे में, वो तो पास्ट परफॉर्मेंस है। और वो भी ये कह रही है कि मटेरियल मिस स्टेटमेंट नहीं होने की रीजनेबल एश्योरेंस है, वो भी गारंटी नहीं है कि वो भी ठीक है या नहीं सब। और उसके बाद भी आप उसके हिसाब से सारा पैसा लगा दें और बाद में आप जिम्मेदार ठहराएं कि ऑडिटर को कि उसने तो भैया ऑडिटेड बैलेंस शीट दी थी, उसमें लिखा था सब ठीक है, मैंने सिर्फ पैसा लगाया, मेरे को लॉस हुआ, आप पैसा वापस दो, ऐसा थोड़ी ना हो जाएगा। देखिए इसका आंसर क्या दिया हुआ है, एन ऑडिट डज नॉट प्रोवाइड एश्योरेंस टू इन्वेस्टर इन शेयर्स रिगार्डिंग सेफ्टी ऑफ मनी। शेयर प्राइस ऑफ सिक्योरिटी बहुत सारी चीजों से अफेक्ट होते हैं। ऑडिट तो केवल रीजनेबल एश्योरेंस दे रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए कि वो फ्री है मटेरियल मिस स्टेटमेंट के लिए। तो लालजी भाई की थिंकिंग सही नहीं है।
ये बिल्कुल भी सही बात नहीं है कि आप ये सोच के पैसा लगाओ कि भैया आगे आपका पैसा नहीं डूबेगा। तो ये तो कोई भी बात नहीं है, सही बात नहीं है। नंबर 2, गुड डील्स लिमिटेड एंगेज्ड हैं बिजनेस ऑफ रिसाइकलिंग ऑफ वेस्टेज फ्रॉम डंपिंग ग्राउंड ऑफ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ इंदौर टू यूजेबल मैन्योर। इट इज इन दिस वे ऑल्सो हेल्पिंग टू मेक द सिटी क्लीन। तो ये क्या कर रहे हैं, रिसाइकिल वेस्ट से कर रहे हैं, बना रहे हैं और सफाई भी कर रहे हैं एक तरीके से। ड्यूरिंग कोर्स ऑफ ऑडिट, firm of auditor, it is observed by auditor company has received a notice from Central Bench of National Green Tribunal for not following certain environmental regulation involving imposition of heavy penalty। तो क्या है कि ये कुछ गड़बड़ कर रहे थे, तो इनके पास नोटिस आया पेनल्टी का। कंपनी ने अभी रिप्लाई करना है नोटिस का। द ऑडिटर पॉइंट आउट दैट सेम इज नॉट स्टेटेड इन नोट्स टू अकाउंट इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। The company points out that auditors are going beyond scope of their work. Does such a matter fall within scope of audit? हुआ ये कि जिस कंपनी का आप ऑडिट कर रहे हैं उसके पास एक नोटिस आया, तो तगड़ी पेनल्टी का नोटिस है। इसका अभी इन्होंने जवाब नहीं दिया है। तो जब ऑडिटर कह रहा है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर इसको क्यों नहीं लिखा आपने कि ऑडिट अभी पेंडिंग है, इसका जवाब देना है और इस पेनल्टी से रिलेटेड है, कहे जी आप अपने स्कोप से बाहर जा रहे हो, आपके मतलब की बात नहीं है ये, आप चुप रहो इस मामले। तो स्कोप के बारे में क्या कहता है ऐसे, और ऑडिटिंग क्या कहता है, क्या स्कोप है, आप क्या क्या करने वाले हैं का। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट पूरा आप देखेंगे और बताएंगे कि वो सही है एज पर द एप्लीकेबल अकाउंटिंग फ्रेमवर्क, वो सही है यानी मटेरियल मिस स्टेटमेंट से बाहर है यानी कंप्लीट है, यानी ये भी तो स्कोप में आता है। कोई भी ऐसी चीज जो बहुत ज्यादा पैसा इन्वॉल्व है और रिलेटेड है बिजनेस के, उसको जानने का हक है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट को से रिलेटेड चीजें जानने का हक है इन्वेस्टर को और आउटसाइडर लोगों को। तो अगर हैवी पेनल्टी के बारे में आया और आपने जवाब नहीं दिया, तो ये तो पता होना चाहिए कि भैया आपने जवाब नहीं दिया, लेकिन वो आना चाहिए। तो इसकी प्रॉपर डिस्क्लोजर होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की प्रॉपर डिस्क्लोजर जो होती है वो ऑडिट के स्कोप के अंदर आती है। तो आप इससे कैसे बच जाओगे, आप थोड़ी ना बच जाओगे इससे। आप थोड़ी ना कहोगे कि भैया हम तो जो है ये आपके मतलब की नहीं है, रहने दो। हमारे मतलब की क्यों नहीं है, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड है, तो ये हमारे स्कोप में आती है और हम इसके बारे में बताएंगे। A huge fire broke out in Noida plant of KT Limited. Plant assets comprising building machinery inventory were insured from branch of public sector insurance company. Apart from an insurance surveyor who was deputed for assessing loss, the regional office of insurance also appointed a CA for verification of books of account and circumstances surrounding the loss. He was also requested to submit an early report. Would the report by CA in nature of audit report? देखो हुआ ये कि आग लग गई है, बहुत बड़ा नुकसान हो गया। कई बार लोग ऐसा भी तो करते हैं कि लॉस में चल रहा है बहुत सारा बिजनेस और उसमें इंश्योरेंस वगैरह करा लिया, सामान कम डाल के आग लगा दी, दिखा दिया सब कुछ स्वाह हो गया, इंश्योरेंस कंपनी से मोटा क्लेम ले लिया। तो इंश्योरेंस कंपनी वाले बेवकूफ तो है नहीं, वो जला हुआ माल भी देखकर पता लगाएंगे कितना माल था, कब खरीदा था, कब नहीं खरीदा था, सही था, खराब था, बहुत सारी चीजों का ऑडिट होगा। तो ये कह रखा है कि इंश्योरेंस सर्वेयर पता लगाता है कि कितना पैसा देना चाहिए, कितना नुकसान हुआ है उनका, और सीए का वेरिफिकेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट के लिए हुआ है, क्योंकि बुक्स ऑफ अकाउंट में कहीं गड़बड़ तो नहीं है, ये भी पता लगाना।
तो इसमें हमसे पूछा है कि क्या ये रिपोर्ट ऑडिट रिपोर्ट है। देखिए ऑडिट रिपोर्ट का मतलब क्या होता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर रिपोर्ट देना, पता लगाना मटेरियल में से स्टेटमेंट है या नहीं। ये एक पर्टिकुलर लॉस के बारे में हमसे बोला गया है कि आप पता लगाइए क्या दिक्कत है। तो इसको हम इन्वेस्टिगेशन बोलते हैं। इन्वेस्टिगेशन का मतलब होता है ये पता लगाना कि ये सब क्या है। जैसे इन्वेस्टिगेशन होता है किसी का मर्डर हुआ, कोई चोरी हुई, उन सब का इन्वेस्टिगेशन होता है। तो ये इन्वेस्टिगेशन है कि ये क्यों हुआ है नुकसान, इसका पता लगाने के लिए। तो ये ऑडिट रिपोर्ट नहीं है, ये एक इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट हो। कुछ कमियां होती हैं ऑडिट के अंदर। ऑडिट के अंदर सबसे बड़ी कमी क्या है कि ये एक रीजनेबल एश्योरेंस देता है, ये किसी चीज की गारंटी नहीं देता। तो अगर आप एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं दे सकते हैं तो जो जो इसका इंफॉर्मेशन मतलब फ्रॉड एंड एरर हो सकती है आपके ऑडिट होने के बाद भी। तो ये एक बहुत बड़ी कमी है इसमें ऑडिट के अंदर। नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। देखो क्या होता है, जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई जाती है तो उसमें जगह जगह पर बहुत सारी जजमेंट का इस्तेमाल होता है, बहुत सारी चीजें एजम्पशन होती हैं जो मैनेजमेंट सोच जगह जगह अजम्पशन लेकर उसे बनाती है। जहां पर कहीं पर अनसर्टेनिटी होती है किसी भी चीज से रिलेटेड, तो मैनेजमेंट उस अनसर्टेनिटी से रिलेटेड उन चीजों को इंकॉर्पोरेट करते हुए अलग अलग डिसीजन लेती है। तो हम एब्सोल्यूट एजम्पशन तो उस वजह से, एश्योरेंस उस वजह से भी नहीं दे सकते कि इसमें फ्रॉड एंड एरर नहीं है, क्योंकि उन्होंने पता नहीं क्या सोचकर क्या क्या एजम्पशन जजमेंट ले रखा है। और हमारा ऑडिट प्रोसीजर भी कैसा है कि हम क्या करते हैं, जब भी हम ऑडिट मतलब चेकिंग करते हैं, एग्जामिन करते हैं, तो हम क्या करते हैं, एक हमारे पास लिमिटेशन होती है किसी भी चीज के एविडेंस से रिलेटेड। जैसे कि हम लोग सारी चीजें चेक ही नहीं कर सकते। मैंने बताया एक कंपनी है, उसने 50,000 जनरल एंट्री बनी, 50,000 जनरल एंट्री हम चेक ही नहीं कर सकते। तो हम क्या करते हैं, हम सैंपल बेसिस पे चेक करते हैं। या तो हम ऐसा करते हैं 5-10-20 हम मेटीरियलिटी लेवल देखते हैं कंपनी का क्या है, 5-10 हजार 50,000 जो भी है, उस ऊपर की चीजों को चेक करते हैं, उससे नीचे की चीजों को चेक नहीं करते। कभी कभी रैंडम बेसिस पे चेक कर लेते हैं, तो उसमें गड़बड़ियां तो हो सकती हैं। लेकिन भैया अब हम एक एक चीज कैसे चेक करें, कोई सालों साल थोड़ी ना चेक करते रहेंगे चीजों को। हर चीज में एक पैसा लगता है, टाइम लगता है। तो एक नेचर है हमारा ऑडिट करने का कि हम 100% चीजों का ऑडिट वैसे भी नहीं कर सकते। तो थोड़ा ऊपर ऊपर से ही होता है, 100% चीजें नहीं होती है। तो हम सैंपल बेसिस से चेक करते हैं, है ना। और अगर मैनेजमेंट ने हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी तो हम कैसे पता लगा लेंगे। मैनेजमेंट ने हमें गलत इंफॉर्मेशन दे दी तो हम कैसे पता लगा लेंगे। तो ये एक लिमिटेशन है, मैनेजमेंट अगर गड़बड़ करेगा तो हमारे लिए पता लगाना काफी मुश्किल काम है। हम इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रहे हैं ऑडिट करते हुए, हम एक रीजनेबल एश्योरेंस दे रहे हैं। इन्वेस्टिगेशन होता है कि ये देखो, ऑडिट करते हुए हमारे मन में क्या रहेगा, पॉजिटिव माइंडसेट कि सब कुछ ठीक है। इन्वेस्टिगेशन करते हुए सब नेगेटिव माइंड होते, सब गड़बड़ है, हमें गड़बड़ ढूंढनी है। समझ रहे हो। टाइमलीनेस ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड डिक्रीज इन रिलेवेंस ऑफ इंफॉर्मेशन ओवर टाइम। देखो अगर मान लिया 31 मार्च 2026 की बैलेंस शीट है, तो एक रीजनेबल टाइम के अंदर ही उसकी वैल्यू है, उसके बाद उसकी कोई वैल्यू नहीं है, बहुत पुरानी हो जाएगी। तो हमें एक टाइम के अंदर अंदर ही ऑडिट करके उसकी रिपोर्ट देनी है। अब आज का अखबार कल को मिलेगा तो उसकी क्या ही वैल्यू होगी। तो उस चक्कर में हमें थोड़ा सैंपल बेसिस पर ऊपर ऊपर से करना पड़ता है, हम एक से लिमिट से ज्यादा उसमें टाइम नहीं दे सकते, तो उस वजह से भी दिक्कत आती है। और फ्यूचर के इवेंट के बारे में हम कोई गारंटी नहीं दे रहे, फ्यूचर में क्या होगा ये पास्ट रिकॉर्ड है। तो ऑडिट एक पास्ट रिकॉर्ड है, ये फ्यूचर की कोई गारंटी नहीं है, फ्यूचर में कंपनी काम बढ़िया करेगी या नहीं करेगी। तो इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ ऑडिट,
ऐसे 200 ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडिपेंडेंट ऑडिटर एंड कंडक्ट ऑफ ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग. The auditor is not expected to do and cannot reduce audit risk to zero. हम रिस्क को जीरो नहीं कर सकते. ऑडिट रिस्क क्या है? गड़बड़ियां हैं लेकिन हमने कहा सब ठीक है, ये रिस्क है भैया हमारा ऑडिट रिस्क, इसे जीरो नहीं कर सकते. तो ये इनहेरेंट लिमिटेशन है ऑडिट की. क्या 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 है? नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर, नॉट इन नेचर ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ये सब पॉइंट हमने जो पढ़े हैं. टाइमलीनेस ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग और फ्यूचर इवेंट. तो ये सारी चीजें ऐसी हैं जो इनहेरेंट लिमिटेशन है. तो एग्जाम में ऑडिट के लिमिटेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो आप लिख पाएंगे, उसके बारे में स्कोप के बारे में आएगा तो लिख पाएंगे. तो ये सारी चीजें आज के हमने क्लास में कवर करी. आज की क्लास हमारी इतनी होनी थी, इतना ही हमने कवर करना है. ऑडिट एंगेजमेंट क्या होती है वो और बाकी के पॉइंट हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे.